स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 30 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहां पर देखा जाए 30 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के अंतर्गत तो सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या है। यहाँ पर चर्चा करें तो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025। यहाँ पर देखा जाए जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और जेपी नड्डा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर पॉइंट। संयुक्त स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 के लोगो और ब्रोशर का अनावरण किया था। ठीक है, देखा जाए तो ये समिट जो है 26 से 27 सितंबर को FSSAI के द्वारा इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया था। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आयोजित हुआ था ये जरूर याद रखना, FSSAI के द्वारा इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछे कि ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? FSSAI के द्वारा किया गया था। यहां पर देखा जाए इस वर्ष का थीम क्या था? इवॉल्विंग फूड सिस्टम, यथा अन्न तथा मन। ठीक है, यथा अन्न तथा मन, इवॉल्विंग फूड सिस्टम, ये इसका थीम था, इसी थीम पर आधारित था। ठीक है, और थीम का मतलब यही था कि खाद्य गुणवत्ता और सामाजिक स्वास्थ्य एवं नवाचार पर केंद्रित था ये थीम। ठीक है, तो याद रखना थीम क्या था, परीक्षा में आपसे पूछे। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया। आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। थीम क्या था इसका? तो थीम था इवॉल्विंग फूड सिस्टम, यथा अन्न तथा मन। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। यहां पर देखा जाए WHO, कोडेक्स, FAO और EFCA जैसी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्था इसमें भाग ले रही थी जो वैश्विक सहयोग एवं खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अहमदाबाद में 11वां एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप शुरू हुआ है। ये जो 11वां एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए तो 28 सितंबर से अहमदाबाद के कॉम्प्लेक्स में 11वां एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। चर्चा करें तो ये चैंपियनशिप एशिया एक्वेटिक्स के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। किसके तत्वाधान में? तो एशियाई जो एक्वेटिक्स है उसी के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गुजरात के खेल प्राधिकरण के सहयोग से संचालित किया। देखा जाए तो इस प्रमुख महाद्वीपीय आयोजन में तैराकी, डाइविंग, आर्टिस्टिक तैराकी और वाटर पोलो जैसी प्रतियोगिताएं सम्मिलित की गई थी। ठीक है, देखा जाए विशेष रूप से यह चैंपियनशिप भारत में पहली बार आयोजित की गई थी और इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि 11वां एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात में किया गया था। गुजरात में कहा? अहमदाबाद में किया गया था। ठीक है, और पहली बार है इसका आयोजन भारत में हुआ है। अहमदाबाद जो भविष्य के लिए ओलंपिक आयोजनों की मेजबानी का लक्ष्य रखता है। यहां पर देखें तो 29 देशों के 900 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था इसमें। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो है उनके कार्यकाल को विस्तार दे दिया गया है। इनका कार्यकाल मई 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया है, जो अब मई 2026 तक आगे के लिए आगे के जो निर्देश हैं वहां तक जारी रहेगा। ठीक है, देखा जाए तो यह निर्णय 24 सितंबर 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी की गई है। और देखा जाए तो वे रक्षा सचिव के रूप में कार्य करेंगे। 1981 में देखा जाए तो 11 गोरखा राइफल में कमीशन जनरल चौहान जो है ये ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का नेतृत्व किया था तथा कई प्रतिष्ठित सेवा पदक भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो CDS अनिल चौहान जो थे इनका कार्यकाल जो है विस्तारित कर दिया गया। कब तक? मई 2026 तक। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। देखा जाए अगला पॉइंट क्या है? सबकी योजना सबका विकास अभियान। अब ये जो सबकी योजना सबका विकास अभियान है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो सबकी योजना सबका विकास अभियान 2025-26 का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2025 से होगा। ठीक है, याद रखना सबकी योजना सबका विकास अभियान जो है इसकी शुरुआत कब? 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसका आयोजन जो है ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ये सबकी योजना सबका विकास अभियान है, इसका आयोजन कौन कर रहा है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और देखा जाए तो यह अभियान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। जो पंचायत विकास योजनाएं हैं उनकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाए तो इस योजना को संचालित किया जा रहा है। ये योजना संचालित की जा रही है, अभियान संचालित किया जा रहा है। सबकी योजना सबका विकास। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। दिल्ली के मुख्य सचिव बने राजीव वर्मा। राजीव वर्मा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए जो राष्ट्रीय नियुक्तियां होती है उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजीव वर्मा बने हैं। चर्चा करें यहां पर तो राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे 1 अक्टूबर 2025 से संभालेंगे 1 अक्टूबर 2025 से पद संभालेंगे।
सेवानिवृत्त हो रहे धर्मेंद्र का स्थान लेंगे। ठीक है, पहले देखा जाए तो धर्मेंद्र जो थे वो मुख्य सचिव थे कहाँ के, दिल्ली के, और अब दिल्ली के मुख्य सचिव कौन बने हैं, अब दिल्ली के मुख्य सचिव बने हैं राजीव वर्मा। ठीक है, तो धर्मेंद्र के स्थान पर दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, राजीव वर्मा बने हैं। देखा जाए तो राजीव वर्मा जो है ये AGMUT कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इससे पहले वे चंडीगढ़ में सलाहकार और फिर मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं, यानी कि चंडीगढ़ में मुख्य सचिव रह चुके हैं और अब देखा जाए इनको दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया है। चलिए आगे चर्चा करें। भारत में 2 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल, 2 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल, पहले 91 संख्या थी, अब 91 से बढ़ के कितनी हो गई है, 93 हो गई है। ठीक है, चर्चा करते हैं यहां पर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 29 सितंबर 2025 को भारत में 2 नए स्थल, गोकुल जलाशय ये कहां पर पड़ता है, ये बक्सर बिहार में पड़ता है, और उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण, यानी कि ये दोनों जो स्थल है ये कहां के हैं, ये दोनों स्थल बिहार के हैं। ठीक, बिहार के हैं और इनको देखा जाए रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। तो गोकुल जलाशय कहां पर अवस्थित है, बक्सर में अवस्थित है, और उदयपुर झील कहां पर अवस्थित है, ये पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। देखा जाए तो इसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है ये बढ़कर कितनी हो गई है, 93 हो गई है, जिससे वह एशिया में प्रथम और विश्व में देखा जाए तृतीय स्थान पर, यानी कि जो भारत है रामसर स्थलों के मामले में हम बात करें तो एशिया में भारत का स्थान कौन सा हो गया है, पहला स्थान है। और वहीं पर अगर हम विश्व की बात कर लें, विश्व की बात करें तो विश्व में तीसरे स्थान पर। ठीक है, और ये जो 2 स्थल नए जोड़े गए हैं इसके साथ बिहार में टोटल कितने रामसर स्थल हो गए, अब बिहार में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 5। ठीक, कौन कौन से, पहला था कबरताल, उसके बाद देखा जाए तो नागी डैम, नकटी डैम, ठीक है, और उसके बाद अब गोकुल जलाशय, और यहां पर बात करें तो उदयपुर झील, ये 5 टोटल हो गए हैं बिहार में। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। गोकुल जलाशय गंगा के दक्षिण किनारे पर स्थित एक ऑक्सबो झील है जो बाढ़ के समय प्राकृतिक बफर की तरह कार्य करती है और 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों की तरह मत्स्य पालन व कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उदयपुर झील के बारे में चर्चा करें तो उदयपुर झील भी एक ऑक्सबो झील है जहां 280 से अधिक पौधों की प्रजाति तथा 35 से अधिक प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिनमें देखा जाए कॉमन पोचड़ भी शामिल है। आइए आगे चर्चा करते हैं। पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के बारे में देखते हैं। जो पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है इसके बारे में चर्चा करें तो देखा जाए तो दक्षिण कोरिया के ग्वांगझो में आयोजित पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 पदक हासिल किए। अब ये जो पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप था इसमें जो 7 पदक हासिल किए उस 7 पदकों में देखा जाए तो 3 गोल्ड है। ठीक है, उसके बाद देखें 1 रजत है, और उसके बाद हम देखें तो 3 ब्रॉन्ज है। पदक तालिका में देखा जाए तो पदक तालिका कैसी रही, पदक तालिका कुछ ऐसी रही कि भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं जिनमें से 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। चर्चा करें यहां पर तो इनमें 2 ऐतिहासिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी शामिल है। जो ये स्वर्ण पदक है इनमें 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक शामिल है। 18 वर्षीय शीतल देवी चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर बिना हाथों की विश्व की पहली महिला तीरंदाज बनी है। ठीक है, बिना हाथ वाली तीरंदाज कौन बनी है, 18 वर्षीय शीतल देवी है। और इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से है। कहां की रहने वाली है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है शीतल देवी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और बिना हाथों की विश्व की पहली महिला तीरंदाज यही है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। चलिए आगे चर्चा करें। वहीं तोमन कुमार जो है इन्होंने पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यह उपलब्धि भारत के पैरा खेल इतिहास में सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। आगे चलते हैं। भारत ने जीता 7वां सेफ अंडर 17 फुटबॉल का खिताब। अब ये भारत ने जीत लिया है 7वां जो सेफ अंडर 17 फुटबॉल कप था उसको भारत ने जीता है। चर्चा करें यहां पर तो कोलंबो के रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 4-1 से पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अपना 7वां सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यहां पर देखा जाए आगे चर्चा करें विकसित भारत रन 2025। अब विकसित भारत रन 2025 के बारे में चर्चा करें, देखा जाए तो विकसित भारत रन 2025 का आयोजन युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। याद रखना इसका आयोजन किसके सहयोग से किया गया है, जो विकसित भारत रन 2025 है। इसमें देखा जाए तो वैश्विक प्रतियोगिता मतलब वैश्विक रन था और इसका आयोजन
युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की ओर से, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय की ओर से, दोनों के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया गया है। यहां पर देखें तो इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प और जन जागरूकता को बढ़ावा देना था। ठीक है, वैश्विक आयोजन था ये और अलग अलग देशों में किया गया। भारत में तो किया ही गया ये रन, साथ ही साथ अलग अलग देशों में भी किया गया इसको। ठीक है, और इसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प और जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। इसका आयोजन 100 से अधिक देशों में किया गया, जिसकी टैगलाइन क्या थी, टैगलाइन थी रन टू सर्व द नेशन। रन टू सर्व द नेशन, याद रखना, रन टू सर्व द नेशन। 100 से अधिक देशों में इसका आयोजन किया गया था। विदेश मंत्रालय और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की ओर से इसका आयोजन हुआ था। देखा जाए तो इसमें एशिया के बैंकॉक, बीजिंग, बेरूत, बिस्केक, ब्रुनई, दोहा, नैरोबी, कुआलालंपुर, मांडले, रियाद, सियोल, टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, पर्थ, सिडनी, यूरोप में देखा जाए तो रोम सहित कई शहर शामिल थे। यहां पर इसका आयोजन किया गया था इतने शहरों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रिस वोक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्रिस वोक्स नाम आपने सुना होगा, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर हैं क्रिस वोक्स। यहां पर देखें तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चर्चा करें यहां पर तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2011 में डेब्यू के बाद वोक्स ने इंग्लैंड के लिए सभी प्रारूपों में 217 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 396 विकेट लिए हैं और 3705 रन भी बनाए हैं। यहां पर देखा जाए वे इंग्लैंड की 2019 विश्व कप विजेता टीम और 2022 टी20 विश्व कप विजेता टीम जो थी उसका अहम सदस्य के रूप में क्रिस वोक्स माने जाते हैं। ठीक है, तो क्रिस वोक्स जो है ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर है और देखा जाए इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, महत्वपूर्ण हो जाता है इनका नाम। चलिए बतुकम्मा उत्सव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब ये बतुकम्मा उत्सव जो है ये कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तेलंगाना में। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण यही हो जाता है, कहां मनाया जाता है, तेलंगाना में बतुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है। और यहां पर 2 रिकॉर्ड बने हैं, 2 विश्व रिकॉर्ड बना है। अब ये 2 विश्व रिकॉर्ड कौन सा है, आइए चर्चा करते हैं। देखा जाए तो तेलंगाना के बतुकम्मा उत्सव में हाल ही में हैदराबाद के सरूर नगर, जो सरूर नगर स्टेडियम है, यहां पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड सबसे बड़ी पुष्प सजावट का। अब ये जो सबसे बड़ी पुष्प सजावट का रिकॉर्ड है ये बतुकम्मा उत्सव में ही यहां पर देखा जाए रिकॉर्ड बना है। देखा जाए तो 63.11 फीट ऊंची और 7 टन वजनी फूलों की प्रदर्शनी, ये पहला रिकॉर्ड है बतुकम्मा उत्सव में। और दूसरा रिकॉर्ड कौन सा था, दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे समन्वित प्रदर्शन का था, जिसमें 1354 महिलाओं ने एक साथ लोक नृत्य किया था। और ये दोनों यहां पर देखा जाए 1354 महिलाएं जो थी एक साथ इन्होंने नृत्य किया था और इसी वजह से यहां पर विश्व रिकॉर्ड बना। तो 2 विश्व रिकॉर्ड जो है वो बतुकम्मा उत्सव के नाम हो गया। जिस प्रकार से जो प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया गया था तो 3 विश्व रिकॉर्ड बने थे, उसी प्रकार से ये बतुकम्मा उत्सव जो है यहाँ पर 2 रिकॉर्ड बने हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तेलंगाना में किया जाता है। रिकॉर्ड दोनों जरूर याद रखना, फूलों की सजावट में और समन्वित नृत्य में 2 रिकॉर्ड बने हैं। चलिए आगे चलते हैं और अंतिम पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दुनिया भर में अनुवादकों के तौर पर कार्य करने वालों को सम्मान में एक दिवस मनाया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है ये किस लिए मनाया जाता है, तो दुनिया भर के जो अनुवादक हैं, अनुवादक के तौर पर कार्य करने वालों के लिए एक सम्मान के रूप में देखा जाए तो हर साल जो 30 सितंबर का दिन होता है, 30 सितंबर का जो दिन होता है उसको मनाया जाता है अनुवादक दिवस के रूप में, राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस है ये कब मनाया जाता है, याद रखना 30 सितंबर को मनाया जाता है। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई 2017 को अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से प्रत्येक 30 वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स ने दुनिया भर के अनुवादकों को एकजुट करने के लिए साल 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। कब से मनाया जा रहा है, 1991 से मनाया जा रहा है और इसको यूएन द्वारा मान्यता भी दे दी गई थी। कब, 24 मई 2017 को। देखा जाए तो अनुवादकों के परिश्रम के कारण आज हम दुनिया की अलग अलग भाषाओं, साहित्य, सिनेमा और संस्कृति को समझ पाते हैं। इस दिन को इटली के सेंट जोरेम, जो सेंट जोरेम थे, उनकी पुण्यतिथि के तौर पर भी मनाया जाता है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक के तौर पर याद किया जाता है। जो अनुवादक थे, अनुवादकों के संरक्षक के तौर पर किसको माना जाता है, इटली के हैं सेंट जेरोम। ठीक, ये जो सेंट जेरोम है इनको माना जाता है, इनकी पुण्यतिथि होती है 30 सितंबर के दिन और इसी वजह से देखा जाए तो इस दिन अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक, तो यहां तक हमने चर्चा किया। आगे देखें, सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक थे। उन्होंने बहुत सी पांडुलिपियों का ग्रीक से लैटिन भाषा में अनुवाद भी किया था।
ठीक है, जो सेंट जेरोम थे, इन्हीं के द्वारा देखा जाए तो बाइबल का अनुवाद किया गया था। चलिए अब आते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी हैं आपके लिए, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 की थीम क्या थी? सेफ फूड, हेल्दी लाइफ, इवॉल्विंग फूड सिस्टम, यथा अन्न तथा मन, फूड फॉर फ्यूचर, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 11वां एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में या बेंगलुरु में? क्वेश्चन नंबर 3 है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? मई 2025 तक, मई 2026 तक, दिसंबर 2026 तक या मई 2027 तक? और आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, 29 सितंबर 2025 को घोषित नए रामसर स्थल गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोनों कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है या बिहार में अवस्थित है या झारखंड में अवस्थित है या असम में अवस्थित है? और अंतिम सवाल क्या कह रहा है, पांचवा सवाल हमारा, कि पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में बिना हाथ की विश्व की पहली महिला तीरंदाज कौन बनी है? दीपा मलिक, शीतल देवी, ज्योति बालियान या पूजा जाटव? ठीक है, तो ये 5 प्रश्न हमने आपसे पूछे और 5 प्रश्नों के साथ साथ आज के जो न्यूज़पेपर में रहे महत्वपूर्ण खबरें थी, उन खबरों पर भी चर्चा की। कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, उन पे हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और 1 अक्टूबर कल से स्टार्ट हो रहा है। देखा जाए तो आपको पूरे सितंबर महीने की जो कंपाइल्ड पीडीएफ है वो 4 तारीख तक आपको मिल जाएगी। चेकिंग प्रूफिंग सारी चीजें होने के बाद में 3 तारीख या 4 तारीख तक वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ कल शाम को आपको ऐप पर जो सितंबर महीने का फुल टेस्ट है 100 क्वेश्चन का, वो फुल क्वेश्चन जो है टेस्ट है वो आपको कल ऐप पर मिल जाएगा। कल आप ऐप पर जाके उस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।